हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो इस बार की ईज़ान फेस्ट के लिए मैं अपनी वन शॉर्ट स्टोरी लेकर आ चुकी हूँ। टॉपिक इस बार का फेयर था, तो इसलिए मैं अपनी स्टोरी जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ लैंड कर्स वो लेकर आ चुकी हूँ। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी सुनकर ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। ओके, तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसने अपने कंधे पर अपना बैग रखा हुआ था और अपने सूटकेस को अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ था और अपने सामने वाले घर को देख रहा था, जो कि मॉडर्न टाइम का लग ही नहीं रहा था। उसे देखकर एशियन टाइम के जैसे घर होते हैं वैसे ही विंग को फीलिंग आ रही थी। विंग आगे बढ़ता है और डोर के पास पहुंचता है। फिर वो डोर नॉक करता है। कुछ ही देर में एक पर्सन डोर ओपन करता है। विंग उसे देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर कहता है, हेलो, मेरा नाम विंग है, मैं यहाँ पर आने वाला था। वो पर्सन विंग को देखता है और बिना कुछ कहे दरवाज़ा ओपन कर विंग को अंदर आने का इशारा करता है। विंग भी अंदर आता है। विंग अंदर आकर कहता है, मास्टर लैंडकुरैन कहाँ है? विंग ने इतना कहा ही था, तभी वहाँ पर एक ओल्ड पर्सन आता है, जिसे देखकर विंग उसे 90 डिग्री बो करता है और कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई मास्टर कुरैन। मैं विंग विभूषण, मेरे बारे में। तभी कुरैन कहता है, मुझे सब पता है, तुम ही वो बच्चे हो ना जिसे स्कॉलरशिप मिली है। विंग तो एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं ही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने साथ रहने के लिए दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ रहूँ, क्योंकि यहाँ जब से मैं आया मुझे कोई भी घर मिल ही नहीं रहा था। मैंने हॉस्टल्स में ट्राई किए, कहीं और जगह खोजी, पर कहीं भी मुझे नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, पर आपने मुझे रहने की जगह दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विंग की ये बातें सुनकर मास्टर कुरैन कुछ भी नहीं बोलते हैं। विंग जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मास्टर कुरैन कुछ तो कहेंगे, पर मास्टर कुरैन ने कुछ नहीं कहा और पीछे मुड़ गए। थोड़ी दूर चलकर विंग की तरफ मुड़ते हुए कहा, मेरे साथ आओ। जैसे ही मास्टर कुरैन ने ये कहा, विंग को होश आया। वो जल्दी से अपना बैग लेता है और मास्टर कुरैन के पीछे चल जाता है। विंग जो कि अभी 18 साल का एक टीनेजर बॉय है, उसने अभी अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और उसे स्कॉलरशिप मिली है, वो भी सबसे बड़े यूनिवर्सिटी गुसू यूनिवर्सिटी के लिए। उसे जब गुसू यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, विंग ये जानकर बहुत खुश था। विंग के अलावा विंग के फ्रेंड्स और विंग की फैमिली भी बहुत खुश थी। विंग की फैमिली में उसके अंकल, आंट, जेजे और उसका भाई जानचेंग है। सभी बहुत खुश थे, लेकिन उसकी आंट को उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो विंग की खुशियों में शामिल होने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई। सभी ने विंग को शंघाई से गुसू जाने के लिए उसे एयरपोर्ट पर छोड़ा और अलविदा कहा। विंग उसी वक्त शंघाई से गुसू आ गया। गुसू में आकर विंग को लगा था उसके लिए हॉस्टल का रूम होगा, पर विंग के पास तो कोई भी रूम ही नहीं था। उसे ना किसी हॉस्टल में जगह मिल रही थी, ना ही गुसू सिटी के कहीं और। विंग के लिए गुसू सिटी नई जगह थी, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। विंग उस कॉल को रिसीव कर कहता है, हेलो। तो दूसरी तरफ से एक पर्सन विंग को कुछ कहता है और फिर उसके बाद विंग यहाँ आ गया। विंग को उस पर्सन ने कहा था कि उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे रूम नहीं मिल रहा तो मास्टर कुरैन, जो कि गुसू यूनिवर्सिटी के हेड है, यानी कि गुसू यूनिवर्सिटी उनकी ही है, वो विंग को एक रहने की जगह दे रहे हैं। विंग ये सुनकर बहुत खुश हो गया था और तभी
उस पर्सन ने विंग को एड्रेस सेंड कर दिया था और अब विंग यहाँ था। विंग मास्टर कुरैन को थैंक्स कह रहा था। मास्टर कुरैन विंग से कहते हैं मास्टर कुरैन ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे थे। विंग को लगा कि ज़्यादा बात करना उसके लिए ठीक नहीं है। शायद मास्टर कुरैन ज़्यादा बात नहीं करते, इसलिए वो चुपचाप बस उनके पीछे चल रहा था। मास्टर कुरैन उसे उस घर से पीछे वाले बैकयार्ड में ले आए। वो विंग को वो बैक डोर से बाहर की तरफ लाकर आगे बढ़ रहे थे पर कुछ नहीं कह रहे थे। विंग जो कि बस पीछे पीछे चल रहा था, धीरे धीरे वो एक जगह पहुंचा जहाँ पे बहुत ही सुंदर सा गार्डन एरिया था। वहाँ पर कई सारे तरह तरह के फूल थे जिसे देखकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। विंग उन सभी जगह को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते मास्टर कुरैन उसे एक जगह ले आते हैं और कहते हैं आज से तुम यहीं रहोगे। विंग जो कि मास्टर कुरैन की तरफ देखता है, फिर उस जगह की तरफ देखता है। वो एक और सुंदर सा घर था। विंग उसे देखता है और मास्टर कुरैन से कुछ पूछने ही वाला होता है। तभी मास्टर कुरैन कहते हैं ये जिंगशी है और आज से तुम यहीं रहोगे। तभी वो इशारा कर कर किसी को बुलाते हैं। उनके इशारे पर एक पर्सन विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मास्टर कुरैन उस पर्सन को देखकर विंग से कहते हैं ये शूशे है, आज से तुम्हारे खाने पीने हर चीज़ का ध्यान यही रखेगा। कोई भी ज़रूरत हो तो तुम इससे कह सकते हो। विंग जो कि हाँ मैं अपना सिर लाता है। मास्टर कुरैन फिर पीछे मुड़ जाते हैं और कहते हैं तुम बहुत थक गए होगे, जाओ जाकर आराम कर लो। विंग जो कि झुककर मास्टर कुरैन को बो करता है और कहता है आपका शुक्रिया मास्टर। मास्टर कुरैन विंग की कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि मास्टर कुरैन को जाते हुए देखता है और फिर वो शीशे की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरा रूम कौन सा है। शोशे विंग की तरफ देखता है और फिर कहता है ये पूरी जगह आपकी है, आप जो चाहे वो रूम ले सकते हो। विंग इस बात पर शौक हो जाता है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहते हैं तुम तो बड़े ही मजाकिया हो। मुझे फ्रेश होना है, क्या तुम मुझे जल्दी ले जा सकते हो। शोशे हाँ मैं अपना सिर लाता है और विंग को अपने साथ आने को कहता है। वो विंग को जिंगशी के अंदर लाता है। जिंगशी के अंदर विंग आंकता है। जैसे ही वो जिंगशी के अंदर आता है उसे एक अजीब सा एहसास होता है। अच्छे लगता है जैसे उसके आसपास का वातावरण ठंडा हो गया हो। विंग को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है पर वो ज़्यादा माइंड नहीं करता। छोटे विंग को रूम दिखाता है और कहता है आप यहीं रहिएगा मास्टर। विंग मास्टर वर्ड सुनता है और फिर हंसता है और कहता है अरे तुम मुझे मास्टर क्यों कह रहे हो, मैं कोई मास्टर वास्टर नहीं हूँ। मेरे सर कुरैन वो ज़रूर तुम्हारे मास्टर होंगे पर मैं नहीं हूँ, तुम मुझे विंग कह सकते हो। शोशे विंग की तरफ देखता है और फिर झुकते हुए कहता है नहीं मैं आपको आपके नाम से नहीं बुला सकता, मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। विंग ये सुनता है, उसे ये बहुत स्ट्रेंज लगता है। क्या विंग कुछ कहने ही वाला था, तभी शोशे कहता है आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं कुछ ही देर में आपका डिनर ले आऊँगा। इतना कहकर विंग कुछ और कह पाता। शोशे वहाँ से चला गया बहुत ही जल्दी। उसने विंग की तरफ देखा भी नहीं, ना ही विंग से और कुछ कहा। विंग को शोशे की यह हरकत थोड़ी स्ट्रेंज लगी पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो रूम के अंदर आया और उसने डोर बंद कर लिया। विंग ने अब मुड़कर पूरे रूम को देखा। रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने अच्छे से सजाया हो। विंग के आने के लिए विंग ये सोचता है और कहता है मैं भी ना क्या सोच रहा हूँ, कोई मेरे लिए ये रूम क्यों सजाएगा। और वैसे भी मुझे तो मास्टर कुरैन का शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्होंने मुझे रूम दिया। ओहो मैं ये गुस्सू सिटी भी ना, पता नहीं यहाँ पर मुझे रूम क्यों नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये जगह तो बहुत अच्छी है, शायद इससे अच्छी जगह मुझे मिल नहीं सकती थी। इतना कहकर विंग स्माइल के साथ अंदर आता है और अपने सारे सामान को एक जगह रखता है। फिर अपने बैग को खोलकर उसमें से अपने कुछ क्लॉथ निकालता है और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वॉशरूम
जो कि विंग को काफ़ी होल्ड वाइब दे रहा था। विंग उसे देखता और कहता है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये तो एशियन टाइम जैसा है। विंग आगे बढ़ता है, फिर उसे लकड़ी से बना भट्टव दिखाई देता है जिससे में पहले के लोग नहाया करते थे। विंग उसे देखता है और वो स्माइल करता और कहता है, ही मुझे तो लग रहा है जैसे मैं किसी एंशियंट टाइम के एरा में आ गया हूँ। और ऐसा कहते हुए विंग आगे बढ़कर उसे देखता है तो देखता है उसमें पहले से ही पानी था। विंग पानी को छूता है तो पानी गर्म था। विंग इसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या मेरे आने से पहले ही यहाँ पर किसी ने मेरे लिए गर्म पानी रखा है? शायद ये शोशे होगा, उसे मास्टर ने मेरे लिए करने को कहा होगा। इतना कहकर विंग स्माइल करता है और अपने क्लोथ को उतार कर साइड में रख देता है। विंग जब अपने सारे क्लोथ को रिमूव कर लेता है तब उसे महसूस होता है कि किसी की निगाहें उसे लगातार घूरे जा रही है। विंग जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी वहाँ नहीं था। विंग जो कि गहरी सांस लेता है और कहता है, ये क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। तुम भी ना विंग, क्या क्या सोच रहे हो, शायद ये जगह नहीं है, इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। मैं भी ना। इतना कहकर विंग अब उस बाथटब के अंदर बैठ जाता है। विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। विंग जो कि अपना सर पीछे की तरफ कर लेता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है और ख़ुद की बॉडी को रिलैक्स छोड़ देता है। विंग जो कि आंखें बंद कर कर उसी बाथटब में लेटा हुआ था, तभी उसे महसूस होता है कि धीरे धीरे कोई उसके कंधे पर मसाज कर रहा है। विंग को सच में अभी किसी मसाज की ही ज़रूरत थी। विंग को अच्छा लग रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल आ रही थी, पर अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो झटके से उठता है और पीछे मुड़ता है। विंग इधर उधर देखता है, उसका चेहरा काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। विंग जो कि चारों तरफ देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। विंग जो कि अपने सर पर मारता है और कहता है, विंग तुम भी ना, क्या कर रहे हो, तुम ऐसे सो कैसे सकते हो, हाँ कैसा सपना था, ऐसा लग रहा है जैसे वो रियल था। मैं भी ना, मुझे जल्दी से नहा लेना चाहिए। इतना कहकर विंग जल्दी से फ्रेश होता है, फिर अपने क्लोथ पहनता है और बाहर आता है। जैसे ही विंग बाहर आता है, उसके खाने के लिए पहले ही टेबल पर काफ़ी सारा फूड अरेंज करके रख दिया था। विंग ये देखता है और फिर कहता है, शोशे मेरा खाना ले भी आया, पर मुझे तो पता भी नहीं चला वो कब आया। विंग जो कि सोचता है शायद मैं जब सो गया था तब वो आया होगा। ये कहकर विंग खाने को देखता है। खाना काफ़ी टेस्टी लग रहा था, इसलिए विंग जाकर बैठ जाता है। वो चॉपस्टिक उठाता है और खाने का एक बाइट लेता है। जैसे ही वो खाने का एक बाइट लेता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और एकदम शौक था। वो कहता है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं खाता हूँ, जैसा मेरे लिए चीज़ें बनाती थी, पर ये तो चीज़ें से भी काफ़ी अच्छा है। विंग ये सोचता है और मन में कहता है, ये तो काफ़ी स्ट्रेंज है, जैसा खाना मैं खाता हूँ ये बिल्कुल वैसा है। मुझे तो लगा था कि मुझे शायद कोई फीका सा खाना मिलेगा, क्योंकि मैंने जितना मास्टर कुरैन के बारे में सुना है वो सिंपल खाना खाते हैं, और मुझे लगा था मुझे भी यहाँ सिंपल से खाना मिलेगा, पर ये तो बिल्कुल मेरे टेस्ट के अनुसार है। विंग ये सोच ही रहा था, तभी उसके दिमाग में आता है, अरे मास्टर कुरैन खाते हैं ना, मैं तो नहीं खाता, शायद ये खाना उन्होंने स्पेशली मेरे टेस्ट के अनुसार बनाया हो, मुझे ये बहुत पसंद आया। इतना कहकर विंग अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस पूरे खाने को खाने लगता है। खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। विंग खाना खाया जा रहा था। कुछ देर में विंग अपना फूड ख़त्म कर लेता है, तभी उसके डोर पर नॉक होता है। विंग उठता है और डोर को ओपन करता है तो सामने शूशे था अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर। ये देखकर विंग शॉक हो जाता है। वो कहता है, शूशे तुम? तभी शूशे कहता है, जी मास्टर, मैं आपके लिए फ़ूड लेकर आया हूँ। तभी विंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो अभी कुछ देर पहले ही मेरे लिए फ़ूड रख कर गए थे ना, काफ़ी टेस्टी था, मैंने सारा खा लिया, अब तुम क्या लेकर आए हो? शूशे कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ देखो। शूशे देखता है तो टेबल पर खाने की
कि बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। विंग ने सारा खाना खा लिया था पर बर्तन अभी भी थे। शोशे जो कि उन्हें देखता है और वो समझ जाता है। फिर वो कहता है माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है माफ़ी? पर तुम किस लिए माफ़ी मांग रहे हो? शोशे कहता है किस लिए नहीं, बस मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर शोशे अपनी उसी खाने की ट्रे के साथ वहाँ से भाग जाता है। विंग शोशे को रोकता है पर शोशे रुकता ही नहीं। विंग कहता है ये क्या हुआ? वो ऐसे चला क्यों गया? वो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा था? मैं इतना डरावना दिखता हूँ जो हर कोई मुझसे डर कर भाग जाता है? इतना कहकर विंग पॉट बना लेता है। विंग कहता है पर ये बहुत स्ट्रेंज है। इतना कहकर विंग अंदर आकर दोबारा से डोर बंद कर लेता है। विंग अंदर आकर बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है मैं बहुत थक गया, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर विंग जो कि कुछ ही देर में सो जाता है क्योंकि वो सच में काफ़ी थका हुआ था। विंग जो कि अब पूरी तरीके से गहरी नींद में चला गया था। उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट भी नहीं रखा था। विंग को ऐसे देखकर एक पर्सन आगे बढ़ता है और ब्लैंकेट लेकर उसे पूरे अच्छी तरीके से ब्लैंकेट पर से कवर कर देता है। उसके माथे को सहलाता है और उसके फोरहेड को चूमता है। यहाँ से अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग की आँख खुलती है। विंग जब अपनी आँख खोलता है और उठकर बैठता है तो वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर ब्लैंकेट है। विंग ये देखता है और चौंक जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरीके से याद था कि रात को जब वो सोया था तो उसके ऊपर कोई भी ब्लैंकेट नहीं थी। वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि उसने ब्लैंकेट नहीं ली और ऐसे ही सो गया, पर अभी उसके ऊपर ब्लैंकेट है। विंग को समझ नहीं आया कि विंग ने ब्लैंकेट कब लिया। विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग इससे पहले कुछ और सोच पाता, उसकी डोर पर नॉक होता है। विंग उठकर डोर ओपन करता है तो सामने शोशे था। शोशे विंग को देखता है और कहता है मास्टर ने बोला है कि आप जल्दी से रेडी हो जाइए, वो आपके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। विंग कहता है क्या? मास्टर कुरैन मेरे साथ ब्रेकफास्ट करेंगे? तभी शोशे कहता है अब जल्दी रेडी हो जाइए, मुझे उन्होंने बस इतना ही कहने को कहा था। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। इतना कहकर शोशे फिर से वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि शौक था, वो जब से शोशे से मिला है शोशे एक पल भी उसके साथ नहीं रहता है। वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विंग के पास से निकलने की कोशिश करता है। विंग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अभी मास्टर कुरैन ने उसे जल्दी से रेडी होने को कहा था, इसलिए वो जल्दी से अपने क्लॉथ लेकर फिर से बाथरूम के अंदर चला जाता है। विंग जल्दी से अपने क्लॉथ लेता है और बाथरूम में चला जाता है। विंग इतना ज़्यादा हड़बड़ी में था कि वो ये नोटिस ही नहीं करता कि इस बार भी उसके नहाने का पानी गर्म था। किसने किया, कैसे हुआ, विंग ने सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से फ्रेश होकर अपने क्लॉथ पहने। विंग जब अपने क्लॉथ पहन रहा था उसे महसूस हो रहा था कि कोई तो है जो उसे देख रहा है। विंग फिर से पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ कोई नहीं था। विंग को पता नहीं क्यों इस रूम में हमेशा ऐसा लग रहा है कि कोई उसे घूर रहा है। विंग को कुछ समझ नहीं आता है। विंग जल्दी से रेडी होता है और रूम से बाहर निकल जाता है। विंग बाहर निकलता है तो थोड़ी ही दूर पर शोशे था। शोशे को देखकर विंग स्माइल के साथ शोशे के पास जाता है। शोशे जो कि विंग को ग्रीट करता है। विंग कहता है अरे तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। शोशे जो कि विंग की इस बात पर कुछ भी नहीं कहता है, वो कहता है मेरे साथ आइए। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। विंग जो कि शोशे को फॉलो करता है। शोशे अब उसे डाइनिंग टेबल के पास लेकर जाता है जहाँ पर उसके मास्टर कुरैन बैठे हुए थे और साथ में एक और शख्स भी था जिसको अभी विंग ने देखा नहीं। विंग मास्टर कुरैन के पास जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। मास्टर कुरैन जो कि विंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और विंग से कहते हैं कि विंग उनके साथ आकर बैठे। विंग जो कि मास्टर कुरैन के दूसरी तरफ जाकर बैठने ही वाला था, तभी एक आवाज़ आती है, यहाँ बैठो। विंग उस आवाज़ की तरफ देखता है तो उसके सामने एक चार्मिंग मैन था जो कि वहीं चेयर पर बैठा हुआ था। वो विंग को देखता है और कहता है तुम यहाँ बैठो। विंग
उसे देखता ही रहता है। तभी वो पर्सन फिर से कहता है, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा यहाँ बैठो। विंग अब होश में आता है और फिर वहाँ जाकर बैठता है। विंग जो कि उस पर्सन को देख रहा था, वो पर्सन विंग को देखता है और फिर विंग को खाना सर्व करता है। विंग कहता है, अरे तुम ये क्यों कर रहे हो, मैं कर लूँगा। तभी वो शख्स कहता है, मुझे करने दो। इतना कहकर वो विंग को खाना सर्व करने लगता है। विंग और कुछ कह पाता उससे पहले मास्टर कुरैन कहते हैं, उसे करने दो, तुम हमारे गेस्ट हो इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये सुनते ही वो शख्स जो कि विंग को खाना सर्व कर रहा था वो रुक जाता है, लेकिन फिर वो विंग को खाना सर्व करना स्टार्ट करता है। वो विंग को खाना सर्व करता है और उसे खाने के लिए कहता है। विंग उसे थैंक यू कहता है और फिर मास्टर कुरैन की तरफ देखता है। मास्टर कुरैन विंग से कहते हैं, ये मेरा नेफ्यू है, लाओ वांग जी ये विंग है, वही स्कॉलरशिप स्टूडेंट। तभी वांग जी कहता है, जानता हूँ अंकल, तुमसे मिलकर खुशी हुई विंग। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि मास्टर का कोई नेफ्यू भी है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है, मुझे भी। मास्टर कुरैन जो कि कहते हैं, चलो अपना ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें कॉलेज के लिए भी निकलना है। विंग जो कि हमें अपना सिर लाता है और अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देता है। आज फिर से ब्रेकफास्ट भी उसकी पसंद का था। विंग उसे बहुत खुशी से खा रहा था और विंग को ऐसे देखकर वांग जी स्माइल करता है। जब उन लोगों का ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है तो विंग अब मास्टर कुरैन से इजाज़त मांगता है, क्योंकि उसे कुछ समय बाद कॉलेज के लिए निकलना है। तो उसे अपनी कुछ बुक्स जो कि अपने साथ वो लाया है उसे बाहर निकालना है और कुछ चीज़ें अरेंज करनी है। मास्टर कुरैन जो कि विंग को जाने के लिए कह देते हैं। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। विंग कहता है, क्या? पर तभी वांग जी कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। विंग कुछ कहता है, तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, कोई बात नहीं विंग, उसे करने दो, उसे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। तभी विंग कहता है, ओह अच्छा ठीक है। वांग जी और विंग अब विंग के घर की तरफ जाने लगते हैं। विंग जो कि वांग जी से पूछता है, क्या तुम भी अपने अंकल यानी कि मास्टर के साथ यहीं रहते हो? वांग जी जो कि हाँ, मैं अपना सिर हिलाता है। विंग कहता है, कल मैंने तुम्हें देखा नहीं था तो मुझे लगा मास्टर अकेले ही यहाँ रहते हैं। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ मैं रहता हूँ। तभी विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, यहाँ मैं रहता हूँ, ये जगह मेरी है। विंग कहता है, क्या सच में? वांग जी कहता है, और अभी जो तुम जहाँ रह रहे हो ना, वो घर भी मेरा ही है और मैं तुम्हारे बगल में ही रहता हूँ। तुमने मुझे नोटिस नहीं किया क्योंकि कल तुम बहुत थके हुए थे और रात को भी आए थे, इसलिए शायद तुमने मुझे देखा नहीं। विंग कहता है, क्या तुम मेरे बगल में ही हो? तभी वांग जी कहता है, हाँ, तुम्हारे बगल वाला रूम वो मेरा है। विंग कहता है, ओह, मैंने देखा नहीं। तभी वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम थके हुए थे और वैसे भी रात को तुम कितनी ही चीज़ें देख लोगे। वैसे चलो चलते हैं, जल्दी ही तुम्हारे सामान को अरेंज करते हैं और फिर मैं तुम्हें बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है ये जगह मैंने बनाई है बहुत प्यार से, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्या तुम देखना चाहोगे? विंग कहता है, क्या मैं सच में देख सकता हूँ? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम मेरे दोस्त हो तो तुम सब कुछ देख सकते हो। तभी विंग कहता है, दोस्त? तभी वांग जी कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? विंग कहता है, क्या सच में? वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। तभी विंग कहता है, अरे ऐसा नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। मैं बस थोड़ा चौंक गया था क्योंकि तुम मास्टर के नेफ्यू हो, ये इतनी बड़ी जगह तुम्हारी है, तुम इतने अच्छे दिखते हो, फिर भी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। विंग की ये बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हर चीज़ हो, कुछ लोग कुछ अधूरी चीज़ें और इच्छाओं के साथ ही जीते हैं। विंग ये सुनकर शौक रह जाता है, क्या मतलब? वांग जी कहता है, चलो जल्दी चलते हैं,
विंग जो कि अपना सिर लाता है। अब वो दोनों ही विंग के रूम में पहुंचते हैं। वांग जी और विंग दोनों मिलकर विंग के सामान को अरेंज करते हैं। वांग जी जल्दी से विंग के कपड़ों को अच्छे से कबर्ड में लगा देता है। विंग कहता है तुमने ये क्यों किया, मैं कर लेता ना। वांग जी कहता है अब तुम मेरे दोस्त हो तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना, चलो जल्दी करो। विंग की स्माइल करता है। उसे वांग जी बहुत पसंद आता है, कितना अच्छा है, कितना केयरिंग है। आज वो वांग जी विंग से फर्स्ट डे ही मिला है और उसकी कितनी हेल्प कर रहा है। विंग जो कि स्माइल कर वांग जी को देखता है और उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वांग जी स्माइल के साथ विंग को देखता है और फिर अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही दोनों सारा सामान अरेंज कर लेते हैं। वांग जी कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ देता हूँ। विंग कहता है क्या तुम छोड़ोगे, क्यों, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। वांग जी कहता है क्या हो गया, मुझे छोड़ने दो ना, वैसे भी तुम यहाँ नए हो, तुम कैसे जाओगे, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। विंग कहता है नहीं वो, तभी वांग जी कहता है विंग प्लीज़। ऐसा कहकर वो विंग के हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वांग जी विंग को टच करता है एक सेंसेशन सी विंग के पूरे शरीर में दौड़ जाती है और अचानक से विंग को ठंड सी लगने लगती है। विंग को कुछ समझ नहीं आता। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है जो कि उसे देखकर स्माइल कर रहा था। विंग जो कि वांग जी को और कुछ कह नहीं पाता और फिर वो बस इतना ही कहता है ठीक है। वांग जी स्माइल करता है और फिर कुछ ही देर में विंग और वांग जी निकल जाते हैं। उन्हें निकलते हुए मास्टर कुरैन और शूशे देख रहे थे। मास्टर कुरैन जिनकी आंखों में कुछ था और शूशे जो कि बस मास्टर कुरैन को ही देख रहा था। इधर दूसरी तरफ फाइनली वांग जी विंग को उसके कॉलेज के बाहर छोड़ देता है। विंग जो कि वांग जी को शुक्रिया कहता है। वांग जी कहता है अपना ख्याल रखना, ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। विंग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी कहता है ज़रूरत है, और इतना कहकर वांग जी चला जाता है। वो रुकता नहीं है। विंग जो कि कुछ समझ नहीं पाता कि वांग जी अचानक इतनी जल्दी क्यों चला गया, और वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है और अपने कॉलेज के अंदर आता है। कॉलेज के अंदर आते ही वो वहाँ के प्रिंसिपल जो कि करेंटली है लैन सिचेन, उनसे मिलता है। लैन सिचेन विंग को उसके कॉलेज में स्वागत करते हैं, उसे उसके रूम बताते हैं। विंग को कोई परेशानी ना हो इसलिए वो एक स्टूडेंट जिसका नाम वेंचिंग था उसे बुलाते हैं और विंग को उसके क्लासरूम तक पहुंचाने के लिए बोलते हैं। विंग और वेंचिंग का क्लास एक रूम ही था, इसलिए वेंचिंग खुशी खुशी विंग से हाथ मिलाती है और उसके साथ क्लासरूम की तरफ बढ़ जाती है। विंग जो कि वेंचिंग को देखता है और कहता है मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, सच में। वेंचिंग कहती है तुम कहाँ से आए हो। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है मैं शंघाई से आया हूँ। वेंचिंग कहती है अच्छा, मैंने सुना था शंघाई से कोई स्टूडेंट आया है स्कॉलरशिप लेकर, वो तुम ही हो। विंग कहता है चलो हमारी क्लास आ गई। विंग कहता है विंग वेंचिंग के साथ क्लासरूम के अंदर आता है। वो वेंचिंग के साथ और लोगों से भी मिलता है जिसमें वेंचिंग का भाई वेनिंग और निहोशैंग था। विंग की उन सभी से दोस्ती हो जाती है। सब मिलकर अपनी क्लास लेते हैं और फिर क्लास के बाद वो कैंटीन एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी सारे दोस्त साथ में बैठे हुए थे जहाँ पर हुसैन कहता है वी ब्रदर आप कहाँ रहते हो। मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि हॉस्टल में कोई न्यू लड़का आया है। तभी विंग कहता है मैं हॉस्टल में नहीं रहता। तभी हुसैन कहता है तो फिर आप बाहर रहते हो। विंग कहता है हुसैन कहता है कहाँ पर। तभी विंग उन सबको जगह बताता है। वो कहता है कि वो इस कॉलेज के हेड यानी कि मास्टर कुरैन के साथ रहता है उनके घर में। जैसे ही विंग ये कहता है सब हैरान हो जाते हैं। वेंचिंग कहती क्या सच में विंग। विंग कहता है हाँ, वो जब मैं यहाँ आया था ना तो मुझे रूम नहीं मिला, मैंने कितना ढूंढा, मुझे कहीं रूम नहीं मिल रहा था, मैं परेशान था। तभी मुझे कॉल आता है। उस कॉल में मुझे कहा गया था कि मैं मास्टर कुरैन के घर जाऊँ। मैं वहाँ घर गया और उन्होंने मुझे रहने को घर दिया, वो बहुत अच्छे हैं। सभी दोस्त जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विंग उन सबको देखता है और कहता है क्या हुआ। तभी हुसैन कहता है वी ब्रदर क्या आपने कुछ सुना नहीं। विंग कहता है क्या।
तभी वेनिंग कहता है ये शंघाई से आया है, इसे कैसे पता होगा। वेनजिंग कहती है तुम सही कह रहे हो वेनिंग। वेनिंग कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी हुईसांग कहता है ब्री ब्रदर आपको पता नहीं है, पर जहाँ आप रह रहे हो ना वहाँ के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं। विंग कहता है कैसी अफवाहें। तभी हुईसांग कहता है वो बहुत पुरानी अफवाहें हैं। आपको पता है जहाँ पर आप रहते हो ना वहाँ कभी लैंडक्लाइन हुआ करता था, जहाँ पे वहाँ के प्रिंस हांगवांग जुन की मौत हुई थी। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या सच में। हुईसांग कहता है हाँ वी ब्रदर, ये कहानी बहुत पुरानी है और गुस्सू में बहुत फेमस है। कहते हैं हांगवांग जुन की मौत तब हुई थी जब उन्होंने अपने लवर के हत्यारे को मारा था, लेकिन उनके लवर का हत्यारा वो इतना ज़्यादा दुष्ट था कि उसने मरते मरते कुछ ऐसा किया जिसके कारण हांगवांग जुन जिसकी वजह से हांगवांग जुन को बहुत सफ़र करना पड़ा। विंग ये सुनता है और कहता है वो क्या है, क्या तुम मुझे इसकी पूरी स्टोरी बताओगे। तभी हुईसांग कहता है पूरी स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता। तभी विंग कहता है क्या। तभी वेनचिंग कहती है विंग तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, हुईसांग ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास मत करो। तभी हुईसांग कहता है नहीं मैं सच कह रहा हूँ। और वी ब्रदर आपको पता है कहते हैं कि जिसने हांगवांग जुन और उनके लवर को मारा था वो आज भी उन दोनों का वेट कर रहा है, क्योंकि उसे जो बदला हांगवांग जुन और उनके लवर से लेना था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए वो अभी भी उन दोनों का वेट कर रहा है, वहीं उसी जगह जहां आप हो। विंग ये सुनकर काँप जाता है। वो कहता है तुम मुझे डराओ मत। हुईसांग कहता है मैं तो सच कह रहा हूँ। तभी वेनचिंग कहती है हुईसांग ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो तुम, विंग को डराओ मत। विंग इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये ऐसा ही है, तुम अपने काम पर ध्यान दो समझे, इसकी बातों पे नहीं, ये ऐसे ही बोलता रहता है। तभी हुईसांग कहता है वेनचिंग मैं सही कह रहा हूँ। वेनचिंग कहती है हाँ हाँ पता है। विंग चलो हम चलते हैं, क्लास का टाइम हो रहा है। विंग कहता है विंग और वेनचिंग दोनों चले जाते हैं। हुईसांग जो कि वेनिंग की तरफ देखकर कहता है वेनिंग मैं तो सच कह रहा था ना। वेनिंग कहता है हुईसांग तुम हर बार गलत वक्त पर गलत जगह पर गलत चीज़ें ही कह देते हो। हुईसांग कहता है क्या, पर मैंने किया क्या। तभी वेनिंग कहता है ओहो तुम भूल गए, विंग वहीं पर तो रहता है, तुम उसे डरा रहे थे, वो यहाँ पढ़ने आया है। तुम्हारी ऐसी बकवास कहानी सुनकर वो वहाँ कैसे रह पाएगा, अपनी चीज़ें कैसे कर पाएगा, अगर वो डर गया तो। हुईसांग कहता है ये भी बात है, पर मैं तो बस उन्हें आगाह कर रहा था, तुम्हें पता है ना वो वहीं पर है, अगर उसने वीरभद्र के साथ कुछ कर दिया तो। तभी वेनिंग कहता है अगर वो वहाँ होगा भी तो वीरभद्र को कुछ नहीं करेगा, वो हांगवांग जुन का लवर नहीं है, समझे तुम। अब चलो क्लास का टाइम हो रहा है। तभी हुईसांग कहता है हाँ हाँ आ रहा हूँ ना, जब देखो तब सब कोई मुझ पर चिल्लाता रहता है। इतना कहकर हुईसांग वहाँ से उठकर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतता है और कॉलेज ख़त्म हो जाता है। विंग और उसके सारे दोस्त कॉलेज से बाहर आ रहे थे। तभी वेनचिंग कहती है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है मैं घर जा रहा हूँ। तभी वेनचिंग कहती है क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तभी विंग कहता है नहीं वो मुझे कोई लेने आ रहा है, तुम सब जाओ। वेनचिंग कहती है ठीक है। वेनचिंग हुईसांग और वेनिंग वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि कुछ देर खड़ा रहता है, पर उसे वांग जी की कार कहीं दिखती नहीं है। सुबह भी वांग जी ने उसे पूरा कॉलेज के सामने नहीं उतारा था, कॉलेज से कुछ दूरी पर उतारा था। विंग जो कि सोचता है क्या वो नहीं आएगा। विंग यही सोचकर आगे बढ़ने लगता है कि शायद उसे कोई बस स्टेशन या कोई टैक्सी मिल जाए। इतना सोचकर वो आगे बढ़ता ही है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कहाँ जा रहे हो। विंग जो कि फिर से वांग जी के टच से पूरा शिवर कर उठता है। वो वांग जी को देखता है और कहता है मैं तो बस मुझे लगा तुम नहीं आओगे। वांग जी कहता है जब मैंने कहा था मैं आऊँगा तो तुम्हें रुकना चाहिए था। विंग कहता है पर तुम। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं चलो चलते हैं। इतना कहकर वो विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। विंग भी चुपचाप चलने लगता है। वो दोनों आकर वांग जी के कार में बैठते हैं और फिर लैंड मैंशन के लिए लौट जाते हैं। दोनों ही घर वापस आते हैं। विंग घर के अंदर आता है। विंग और वांग जी दोनों ही घर के अंदर आकर अब सीधा विंग के घर के रूम की तरफ बढ़ गए थे। विंग जो कि वांग जी को देखकर थैंक यू कहता है। वांग जी कहता है
कोई बात नहीं। विंग और वांग जी आगे बढ़ते हैं। तभी विंग कहता है, वैसे वांग जी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, क्या क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? तभी विंग कहता है, शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, पर मैंने यहाँ के बारे में अपने दोस्तों से कुछ सुना। तभी वांग जी कहता है, तुमने इतनी जल्दी दोस्त भी बना लिए? तभी विंग कहता है, हाँ, वो मुझे कॉलेज में कुछ दोस्त मिले, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे कुछ बताया है। वांग जी कहता है, क्या बताया है? विंग कहता है, इस जगह के बारे में। तभी वांग जी कहता है, क्या बताया है उन्होंने तुम्हें? विंग जो कि चलते चलते कहता है, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर पहले लैंड क्लैन था, जिसके सेकंड प्रिंस वो मर गए थे। वो भी अब अपने लवर के हत्यारे की वजह से। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उसके लवर के हत्यारे ने कुछ किया था, जिसकी वजह से हमंग जुन को सफ़र करना पड़ा। मुझे उन्होंने कुछ अच्छे से नहीं बताया। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? वांग जी जैसे ही सुनता है वो रुक जाता है। विंग कहता है कि क्या हुआ, कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था। विंग इससे पहले कुछ और कह पाता, वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींच कर ले जाने लगता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो वांग जी क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो वांग जी। विंग वांग जी से कहता रहता है, पर वांग जी उसकी सुनता नहीं है। वांग जी विंग को जिंगशी के ही एक जगह, एक रूम में ले आता है, जहाँ पर बहुत सी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। विंग उसे देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। वांग जी विंग को अपने साथ खींचते हुए एक जगह पर लाकर रोकता है। विंग कहता है, ये क्या है? एक वांग जी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे बताओ। तभी वांग जी सामने एक पेंटिंग की तरफ देखता है, जो कि कपड़े से ढकी हुई थी। तभी विंग कहता है, क्या देख रहे हो? वांग जी कहता है, क्या तुम्हें जानना है कि आखिर कहानी की असली सच्चाई क्या है? तभी वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, तुम्हें जानना है कहानी की सच्चाई क्या है? विंग कहता है, क्या क्या तुम मुझे बताओगे? वांग जी स्माइल करता है और कहता है, ज़रूर, अगर तुम्हें जानना है तो सुनो, आखिर क्या हुआ था। इतना कहकर वांग जी कहानी स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो बताता है, हमंग जुन गुसू के सेकंड प्रिंस थे। वो हर चीज़ में बहुत अच्छे थे। शॉर्ट फाइटिंग में वो बहुत अच्छे थे। उनका माइंड भी बहुत शार्प था। वो हर चीज़ में अच्छे थे। वो युद्ध में अच्छे थे। उनका एक लवर हुआ करता था, वी वोशियान, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। दोनों की ही शादी भी होने वाली थी, क्योंकि दोनों ने ही अपनी फैमिली को बता दिया था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। विंग, तुम्हें पता है, दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। उन दिनों हमंग जुन के लवर का एक दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम था वैनशु। वैनशु लैन क्लैन से आया करता था। हमंग जुन का लवर वैनशु को अपना एक अच्छा दोस्त मानता था, पर वैनशु, उसके दिल में हमंग जुन के लवर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दिन जब दोनों हमंग जुन से मिलकर आ रहे थे, तब उसने कुछ ऐसा किया जिसकी हमंग जुन की लवर ने कभी उम्मीद नहीं की थी। विंग ये सुनता है और कहता है, क्या क्या किया उसने? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, गलत किया। विंग कहता है, क्या किया? वांग जी कहता है, गलत किया। उसने हमंग जुन के साथ, हमंग जुन के लवर के साथ गलत किया। विंग कहता है, क्या किया? मुझे बताओ। तभी वांग जी, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वांग जी की आंखों में आंसू देखकर विंग, जो कि और ज़्यादा चौंक जाता है, वो कहता है, क्या हुआ? तभी वांग जी कहता है, उस दिन जब हमंग जुन का लवर उससे अपने दोस्त वैनशु के साथ मिलकर वापस आ रहा था, तब वो अचानक से ही अनकॉन्शियस होने लगा। उसकी बॉडी काम करना बंद कर चुकी थी। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। वो जंगल में था। वो वैनशु को देख रहा था
और कह रहा था, वंशु ये क्या हो रहा है, मेरी हेल्प करो, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहा। उस समय वो वंशु से मदद मांग रहा था, उससे कह रहा था कि वो उसे बचाए, उसे उसके घर छोड़कर आए। पर जो उसने किया, विंग कहता है, क्या किया? वांग जी कहता है, उसने उस रात हांग वांग-जुन के लवर का फ़ायदा उठाया, उसकी अनकॉन्शियस बॉडी का फ़ायदा उठाया। उस समय उसने ज़बरदस्ती हांग वांग-जुन के लवर के साथ वो रात बिताई। वंशु ने अपने दोस्त को वहाँ से लौटते समय कुछ ऐसा खिला दिया था जिस वजह से उसकी बॉडी काम करना बंद कर चुकी थी और बीच रास्ते में ही अनकॉन्शियस होकर गिर चुकी थी। और उसी अनकॉन्शियस पोजीशन में, उसी अनकॉन्शियस बॉडी का उसने फ़ायदा उठाया। उसके कपड़े उसके शरीर से हटाकर फेंक दिए और उसके साथ गलत किया। वो चीखा चिल्लाया, बहुत उसने गुहार लगाई कि वो ऐसा ना करे, पर वो नहीं रुका, नहीं माना और उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हांग वांग-जुन का लवर किसी से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहा। वो हांग वांग-जुन से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था और उसने फिर खुद को ख़त्म कर डाला। और जब हांग वांग-जुन को ये बात पता चली, वो पूरी तरीके से टूट गए। उन्होंने वंशु को उसी समय अपनी तलवार से मार डाला, लेकिन वंशु ने मरते मरते उन्हें एक कर्ज दे दिया। विंग कहता है, कैसा कर्ज? तभी वांग जी कहता है, उसने हांग वांग-जुन को कर्ज किया कि वो ज़िंदगी भर तड़प तड़प के मरेंगे, उनका लवर उन्हें कभी नहीं मिलेगा। और वो यहाँ तक भी नहीं रुका, उसने ये भी कहा कि हांग वांग-जुन की जितनी भी पीढ़ी है वो सारी ही धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, सारे लेंस धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे। और वंशु का ये कर्ज सच में लैन क्लैन पर एक बड़ी मुसीबत आ गया था। धीरे धीरे सारे लैन क्लैन वाले ख़त्म हो रहे थे। हांग वांग-जुन भी अपने लवर की याद में तड़पते तड़पते मर गए थे और बाकी लैंस भी जो बचे हुए थे वो भी धीरे धीरे किसी बीमारी का शिकार होकर मर रहे थे। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सबने वंशु की आत्मा को बुलाया। जब उन्होंने बुलाया तो वंशु की आत्मा ने कहा था कि वो अगर हांग वांग-जुन के लवर को उसके पास लाकर उसे सौंप देते हैं तो ये कर्ज मिट जाएगा। पर ऐसा नहीं हो सकता था, हांग वांग-जुन का लवर मर चुका था, वो उसे वंशु को कैसे देख सकते थे। उन सब की ये बात सुनकर वंशु कहता है, ठीक है, जब तक हांग वांग-जुन का लवर दोबारा जन्म लेकर नहीं आ जाता तब तक वो अपने एक बच्चे की उन्हें बलि देंगे। लैंस हर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने एक बच्चे की बलि उसे देंगे। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ विंग, यही सच है। विंग कहता है, तो क्या मतलब, क्या वो सच में वंशु की आत्मा को बलि दे रहे हैं? तभी वांग जी विंग की तरफ मुड़कर कहता है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम हर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशु की आत्मा को शांत करने के लिए वो हमारे लैंस क्लैन को, हमारी लैंड की पीढ़ी को बर्बाद ना करे, हमारी पीढ़ी ख़त्म ना हो, इस वजह से उसे हर 20 साल बाद एक लैंड की बलि चढ़ाई जाती है। विंग कहता है, तो फिर इस बार किसकी बलि चढ़ेगी? वांग जी, जो कि विंग की बात सुनकर अपने सर को नीचे कर लेता है और कहता है, मेरी। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और 2 कदम पीछे हो जाता है। वो कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, मेरी चढ़ेगी क्योंकि मैं लैन हूँ और शायद इस बार मेरी बलि चढ़ने से वो शांत हो जाए। विंग कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? विंग की ये बात सुनते ही अपने सामने वाली पेंटिंग के ऊपर से वांग जी कपड़े को हटा देता है और जैसे ही कपड़ा हटता है विंग पेंटिंग देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है, ये। तभी वांग जी कहता है, ये हांग वांग-जुन है। विंग शॉक हो जाता है और कहता है, पर ये तो तुम हो। तभी वांग जी कहता है, हाँ,
मैं बिल्कुल हांग वांग जून की तरह दिखता हूँ, तो शायद मेरी बलि से फैंशु शांत हो जाए। भले ही उसे हांग वांग जून के लवर की आत्मा नहीं मिल रही, उसकी बॉडी नहीं मिल रही, पर शायद उसे मुझे मारकर शांति मिले, क्योंकि मैं हांग वांग जून की तरह देखता हूँ। सबका तो कहना यही है, क्योंकि हांग वांग जून ने ही उसे मारा था ना। विंग कहता है, पर ये तो गलत है ना, तुमने तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम्हारी बलि कैसे दे सकते हैं? वांग जी कहता है, विंग यही सच है और मुझे एक दिन अपनी बलि चढ़ानी है, इसी वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुमने पूछा था ना मेरा दोस्त क्यों नहीं है? मेरे कोई भी दोस्त इसी वजह से नहीं है, क्योंकि एक दिन मुझे ख़त्म होना है। विंग ये सुनता है और उसे शार्प पेन सा महसूस होता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वांग जी कितना अच्छा है, कितना केयरिंग है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। विंग कहता है, पर तभी वांग जी कहता है, विंग तुम मेरे पहले दोस्त हो और मैं चाहता हूँ जितना समय मेरे पास है मैं तुम्हारे साथ इस सारे पलों को खुशी से बिताऊँ। विंग क्या तुम मेरे दोस्त बनकर मुझे कुछ समय की खुशी दोगे? विंग ये सुनता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे लंजा कहकर बुलाओ प्लीज़। विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे वो कहता है, लंजा। वांग जी हंसता है और तुरंत विंग के गले लग जाता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विंग, तुम बहुत अच्छे हो। इतना कहकर वो विंग से अलग होता है, अपने आंसू को पोंछता है और फिर कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, अंकल देखेंगे तो फिर वो हमें डांटेंगे। विंग कहता है, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वांग जी विंग को लेकर बाहर जा ही रहा था, तभी विंग की नज़र एक और पेंटिंग पर पड़ती है जिस पर पर्दा था। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, रुक क्यों गए? विंग कहता है, वो किसकी पेंटिंग है? वांग जी उस पेंटिंग को देखता है और कहता है, पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज़रूरी है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। विंग जो कि उस पेंटिंग को देख रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसका ध्यान बार बार उस पेंटिंग पर जा रहा था। वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे टाइम स्किप होता है। अब डिनर का टाइम था। इस बार विंग जो कि अपने मास्टर यानी लैन कुरैन और वांग जी के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, वो डिनर कर रहा था और बार बार उसके मन में वांग जी की कई वो बातें याद आ रही थी कि अगली बलि वांग जी की चढ़ेगी। विंग यही सब सोच रहा था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी जिसके चेहरे पर स्माइल थी और वो विंग को देखकर बस स्माइल कर रहा था। विंग जो कि मन में कहता है, ये अपनी हंसी के पीछे कितना ज़्यादा दर्द छुपा रखा है। विंग ऐसे ही मन में कहता है। उनका डिनर भी ख़त्म होता है और विंग और वांग जी अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों का रूम साथ में था, तो दोनों ही साथ में जा रहे थे। जब विंग अपने रूम के पास पहुंचता है और वांग जी को देखता है, वांग जी रूम में जाने ही वाला था, तभी विंग कहता है, लंजा। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, गुड नाइट। वांग जी कहता है, तुम्हें भी। इतना कहकर वांग जी अपने रूम में चला जाता है। विंग रूम के अंदर आता है। उसे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने आज भी ब्लैंकेट नहीं लिया था, वो ऐसे ही सो गया था, लेकिन उसके सोने के बाद कोई आकर उसे फिर से ब्लैंकेट उड़ा जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। विंग जो कि वांग जी के साथ था, वांग जी ने उसे पूरी जगह घुमाई, अपनी गार्डन एरिया घुमाया, अपने बनीज दिखाए। बनी को देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने उन बनी को देखा, छुआ, उनके साथ खेला। वांग जी को विंग को देखकर बहुत खुशी मिली। वो भी विंग के साथ मिलकर बनीज के साथ खेलने लगा। दोनों ने काफ़ी सारी बातें की। वांग जी ने विंग के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। विंग को वो खाना बहुत अच्छा लगा। वांग जी ने विंग की पेंटिंग भी बनाई जो विंग को बहुत पसंद आई। विंग वांग जी के साथ इन कुछ दिनों में बहुत अच्छा समय गुजार रहा था, पर वो वांग जी को देखकर उसे हमेशा ही वही बात याद आ जाती कि अगली बलि वांग जी की है। विंग जब भी ये याद करता उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अब ठान लेता है कि वो अपने मास्टर से बात कर रहेगा। विंग
अभी अपने रूम से बाहर निकलता है। रात का समय था, सब पर डिनर हो चुका था और सब अपने रूम में सोने के लिए आए थे, पर विंग जिसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने रूम से बाहर निकलता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। कोई उसे दूर खड़ा ये सब करते हुए देख रहा था, पर वो विंग को जाकर रोकता नहीं है। विंग मास्टर कुरैन यानी कि वांग जी के अंकल के पास जाता है। वो अपने मास्टर के रूम के बाहर आकर डोर नॉक करता है। कुछ ही देर में कुरैन डोर ओपन करता है। अपने सामने विंग को देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? विंग कहता है, हाँ मास्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? मास्टर कुरैन कहते हैं, इस समय? विंग कहता है, हाँ अर्जेंट है। तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, ठीक है अंदर आओ। विंग अंदर जाता है। अंदर आकर मास्टर कुरैन उसे बैठाते हैं, फिर खुद भी बैठ कर कहते हैं, बताओ क्या काम है? विंग, जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा झिझक रहा था, घबरा रहा था, समझ नहीं पा रहा था वो कैसे कहे, तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, कहो विंग। तभी विंग कहता है, मैं लंजा को बचाना चाहता हूँ। तभी मास्टर कुरैन ये सुनकर कहते हैं, क्या? वहाँ तभी विंग कहता है, हाँ मुझे सब पता चल गया है, वो लैंस के कर्ज के बारे में। मैं लैंसन को बचाना चाहता हूँ। वो बहुत प्यारा है, बहुत काइंड है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उसकी बलि नहीं दे सकते। मास्टर कुरैन जब ये सुनते हैं तो विंग की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं, तुम जो कह रहे हो वैसा नहीं हो सकता। विंग कहता है, पर क्यों नहीं? कुछ तो होगा ना, कोई तो उपाय होगा, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे बलि चढ़ते हुए नहीं देख पाऊँगा। तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, हमारा ये कर्ज बहुत समय पुराना है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। तभी विंग कहता है, कोई तो होगा ना, कोई तो होगा, प्लीज़ मुझे बताइए मास्टर, प्लीज़। तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, हाँ एक है। विंग कहता है, क्या है? विंग बहुत खुश हो चुका था। मास्टर कुरैन विंग को देखकर कहते हैं, पर इसमें खतरा है और ये खतरा तुम्हें उठाना पड़ेगा। विंग कहता है, क्या मुझे? तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, हाँ विंग, एक चीज़ है जो तुम कर सकते हो और इसे सिर्फ तुम कर सकते हो। विंग कहता है, कौन सी चीज़ मास्टर, मुझे बताइए, मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी करूँगा। मास्टर कुरैन कहते हैं, तुम लैन जैन से शादी कर लो। विंग ये सुनकर चौंक हो जाता है, वो कहता है, क्या? तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, हाँ तुम लैन जैन से शादी करो और वेंशु की आत्मा को बताओ कि तुम सिर्फ लैंजन से प्यार करते हो और किसी से नहीं, और सिर्फ लैंजन के साथ ही रहना चाहते हो, तुम उससे प्यार नहीं करते। विंग कहता है, क्या? पर उससे मैं ऐसा क्यों कहूँगा? तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, क्योंकि तुम ही ये कर सकते हो विंग। विंग कहता है, पर कैसे? मास्टर कुरैन उठते हैं और कहते हैं, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। विंग खड़ा होता है और अपने मास्टर के पीछे पीछे चलने लगता है और मास्टर कुरैन उसे वहीं ले आते हैं जहाँ वो कुछ दिनों पहले वांग जी के साथ आया था। विंग वहाँ आता है और फिर वो उसी पेंटिंग को देखता है। मास्टर कुरैन एक पेंटिंग के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं और कहते हैं, इसे जानते हो? तभी विंग कहता है, हाँ वांग जी ने मुझे दिखाया था, ये हांगवंग जून है। तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, और ये साइड में लगी पेंटिंग, क्या तुमने इसे देखा? वांग जी ने तुम्हें इसे दिखाया? विंग कहता है, नहीं, उसने कहा ये इतना ज़रूरी नहीं है। तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, वो तुम्हें कोई खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए। विंग कहता है, क्या? कैसे खतरे में? और इस पेंटिंग से मुझे क्या खतरा है? तभी मास्टर कुरैन उस पेंटिंग के ऊपर से कपड़ा हटा देते हैं और जो विंग देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसकी पेंटिंग थी जिसमें उसके बाल लंबे थे और वो अलग दिख रहा था। विंग कहता है, ये तो मैं। तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, तुम नहीं, हीलिंग पैट्रियार्क हांगवंग जून का लवर। विंग कहता है, क्या? तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, हाँ यही है जिससे हांगवंग जून प्यार करते थे और तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो जैसे वांग जी हांगवंग जून की तरह दिखता है। विंग कहता है, क्या? तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, हाँ, और तुम्हें पता है इस बार हमारे ऊपर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि
वांग जी का चेहरा हांग जून से मिलता है और तुम बिल्कुल हीलिंग पैट्रियार्क जैसे दिखते हो और इसीलिए वांग जी के साथ साथ तुम्हें भी खतरा है। अगर तुम वांग जी को बचाओगे तो तुम्हें सिर्फ वांग जी क्यों नहीं बल्कि खुद को भी बचाना होगा उस वैंशु से, क्योंकि वैंशु जो कि हीलिंग पैट्रियार्क को बहुत ज़्यादा था, पर हीलिंग पैट्रियार्क के दिल में उसके लिए कुछ नहीं था। उसने काफ़ी कोशिश की कि वो हीलिंग पैट्रियार्क के दिल में अपनी जगह बना पाए, पर वो नाकामयाब रहा। और फिर उसने हीलिंग पैट्रियार्क के साथ वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ा। हांग जून ने उसे बेरहमी से मारा, पर वो इतना ज़्यादा दुष्ट था कि उसने मरते मरते भी हमारे लेंस की पीढ़ी को नहीं छोड़ा। हर एक पीढ़ी अपना एक बच्चा उसे दान में दे देती है, अपने दिल पर पत्थर रखकर। विंग कहता है पर ये गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और वांग जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तभी मास्टर कुरैन कहते हैं अगर तुम ये करना चाहते हो तो उसे एक्सेप्ट करो, उसे अपना हस्बैंड बनाओ, उससे शादी करो और उस वैंशु को कह दो कि तुम उसके हो ना कि उसके। विंग ये सुनता है और कहता है ठीक है, अगर मुझे यही करना है तो मैं यही करूँगा। इतना कहकर विंग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मास्टर कुरैन की तरफ देखता है। मास्टर कुरैन कहते हैं ठीक है, तो फिर 2 दिन बाद तुम्हारी और वांग जी की शादी होगी। तभी विंग कहता है 2 दिन बाद, पर 2 दिन बाद क्यों? तभी मास्टर कुरैन कहते हैं क्योंकि 2 दिन बाद ही हांग जून और हीलिंग पैट्रियार्क की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही हीलिंग पैट्रियार्क मर गया। और जब हांग जून को ये पता चला तो उन्होंने अपनी शादी वाले दिन वैंशु को मारा था। वो दिन बहुत ही भयानक था। वो उस दिन शादी की शहनाई बजनी चाहिए थी, पर उस दिन शादी की शहनाई नहीं बल्कि खून का मंजर था, खून की नदियाँ बही थी। इसीलिए तुम्हारी और वांग जी की शादी 2 दिन बाद होगी। विंग ये सुनता है और फिर हाँ में अपना सिर लाकर कहता है ठीक है, अगर यही सही है तो मैं यही करने को तैयार हूँ। इतना कहकर विंग वहाँ से चला जाता है और मास्टर कुरैन बस विंग को ही देखते जा रहे थे। फिर वो अपने पीछे मुड़कर उस पेंटिंग को देखते हैं और कहते हैं जल्दी सब कुछ बदलने वाला है। इतना कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग अपने दोस्तों के साथ था। तभी हुसैन कहता है क्या वो ब्रीबदर, आप कुछ दिनों से कहीं खोए खोए से लग रहे हो, क्या कोई परेशानी है? तभी विंग कहता है हाँ हुसैन, जो बात तुमने कही थी ना वो बिल्कुल सच है, पर तुम्हें जो बात नहीं पता वो मुझे पता है। तभी हुसैन कहता है क्या क्या आप उस कहानी की बात कर रहे हैं? विंग कहता है वो कोई कहानी नहीं थी, वो रियल स्टोरी थी जो कि आज भी लेंस भुगत रहे हैं। तभी हुसैन कहता है तो आपको लेंस के उस मिस्टीरियस कर्स के बारे में पता चल गया? कहता है मिस्टीरियस कर्स? तभी हुसैन कहता है हाँ मैंने सुना था कि लेंस को कोई मिस्टीरियस कर्स मिला हुआ है जिसकी वजह से उनकी फैमिली का एक ना एक सदस्य अपनी जान खो देता है। विंग ये सुनता है और कहता है एक सदस्य नहीं बल्कि हर एक सदस्य में से एक अपनी जान खो देता है। हुसैन की तरफ देखता है और कहता है तभी हुसैन कहता है कि आप मुझे बताएंगे? तभी विंग कहता है हाँ पर आज नहीं, फिर कभी। हुसैन कहता है पर क्यों, मुझे जानना है। विंग कहता है हुसैन मैं तुम्हें जल्द ही बताऊंगा, बस मुझे कुछ चीज़ें करनी है, वो चीज़ें हो जाए फिर। इतना कहकर विंग वहाँ से उठकर चला जाता है। वैंचिंग जिसे विंग का बिहेवियर कुछ दिनों से समझ नहीं आ रहा था और अभी जो विंग ने बात कही वो तो उसे और हैरान कर देने वाली थी। वो विंग को देख रही थी पर वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब टाइम स्किप होता है और हमें विंग को वांग जी के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी कहता है विंग तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत खतरा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें पता है ना तुम किसकी तरह दिखते हो। तभी विंग कहता है मैं जानता हूँ पर मैं तुम्हें नहीं खो सकता। वांग जी कहता है क्या? तभी विंग कहता है हाँ मैं तुम्हें ऐसे नहीं खो सकता, तुम्हारी बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकता वांग जी। तभी
वांग जी विंग के पास जाता है, उसके करीब, और फिर विंग के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, आज तक मुझसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया, कभी किसी ने मुझे नहीं चाहा, क्योंकि उन सबको पता था एक दिन मैं चला जाऊंगा तो मुझसे प्यार करने का फ़ायदा क्या। इसलिए मैं ज़्यादा समय अकेले ही था, अकेले ही मैंने अपना सारा बचपन गुजारा। विंग, जब से तुम आए ना, मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मेरे साथ कोई था हंसने खेलने बातें करने के लिए। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता विंग, इसलिए मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रख रहा था। कुछ समय जो मैं तुम्हारे साथ जी रहा था, मैं उसी में खुश था। विंग वांग जी की ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और वांग जी के हाथों को पकड़ कर कहता है, पर मैं तुम्हें नहीं खो सकता। वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे चाहते हो? विंग जो कि ब्लश करता है और फिर अपने आंसू भरे आंखों के साथ कहता है, बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है, क्या क्या सच में विंग? क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता है, करता हूँ। वांग जी खुश हो जाता है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और विंग को अपनी तरफ खींचकर उसे एक पैशनेट किस करता है, जिससे विंग चौंक जाता है। वांग जी उसे बहुत ज़्यादा पैशनेट और हंगर के साथ किस करता है। विंग जो कि वांग जी की इस किस में खो जाता है और कुछ ही देर में दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। कुछ समय बाद दोनों अलग होते हैं। विंग जो कि ब्लश कर रहा था और वांग जी विंग को देखकर स्माइल कर रहा था और कह रहा था, तुम बहुत जल्द मेरे हो जाओगे। विंग जो कि ब्लश करता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को हक करता है और कहता है, अब मैं किसी को भी तुम्हें खुद से अलग करने नहीं दूंगा। तुम मेरे हो और अब मेरे साथ ही रहोगे। अब कोई भी ताकत आ जाए वो तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। विंग वांग जी को हक बक करके कहता है, हाँ, कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा। वांग जी भी खुश होकर कहता है, हाँ विंग, कोई हमारे बीच नहीं आएगा। दोनों एक दूसरे को हक करे रहते हैं। ये सब दूर खड़े लैन कुरैन भी देख रहे थे, पर वो कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब आज विंग और वांग जी की शादी थी। विंग जो कि रेड हानफू में पूरी तरीके से रेडी हो चुका था और अब टाइम आ गया था उसके बाहर जाने का। विंग जो कि अपने सर पर वेल डालता है और बाहर निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है वो देखता है कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। विंग कहता है, ये क्या हो गया? दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। विंग ऐसा कह ही रहा था, तभी एक आवाज़ आती है, मत जाओ। विंग ये सुनकर डर जाता है क्योंकि ये आवाज़ बहुत डरावनी थी। विंग जो कि अपनी ही जगह पर स्टैंड खड़ा था, तभी वो आवाज़ फिर से आती है जो कि कहती है, मत जाओ। विंग और भी ज़्यादा डर जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है पर उसके पीछे कोई नहीं था। अचानक से वो आवाज़ तेज़ हो जाती है और बार बार आने लगती है जो कि विंग से कहती है, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। विंग जो कि अपने कानों पर हाथ रख लेता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तभी अचानक से डोर ओपन होता है। विंग पीछे मुड़कर देखता है तो सामने वांग जी था। वांग जी को देखकर विंग जल्दी से जाकर उसे हक कर लेता है। वांग जी विंग को हक बैक करता और कहता है, तुम ठीक हो ना? मैं डर गया था। विंग कहता है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, मुझे सुनाई दिया। वांग जी कहता है, जल्दी मेरे साथ चलो। इतना कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ले जाने ही लगता है कि तभी एक साया उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस साया को देखकर विंग की चीख निकल जाती है क्योंकि वो साया बहुत डरावना था। उसने ब्लैक कलर और रेड कलर के क्लोथ पहने हुए थे। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रहा था। चेहरे पर जगह जगह कट थे जिस पे से ब्लड निकल रहा था। हाथों की स्किन में जैसे छली हुई थी। वो विंग की तरफ देखकर कह रहा था, ये कहीं नहीं जाएगा। वांग जी जो कि उसे देखता और कहता है, ये मेरे साथ जाएगा। वो साया जैसे ही वो सुनता है वो वांग जी को दूर उठाकर फेंकता है और कहता है, तुम मेरे प्यार को मुझसे अलग नहीं कर सकते। इतना कहकर वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो कि डर के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, वांग जी, वांग जी। पर वो साया विंग को अपने साथ ले जाने लगता है। वांग जी जो कि विंग के पास आता है पर वो साया फिर से वांग जी को अपने से दूर धकेल देता है।
विंग जो कि खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग उसे खुद से छुड़ा नहीं पा रहा था। वो साया विंग को बहुत ही ज़्यादा कसकर पकड़ लेता है। विंग को पूरा ग्रैब कर चुका था। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर वो साया विंग को लेकर उड़ चुका था। वांग जी चिल्लाता है विंग। विंग कहता है लंजा, पर साया विंग को लेकर जा चुका था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो अभी उस साये के सामने था। उस साये ने विंग को पकड़ा हुआ था और अपनी उस डार्क और क्रीपी आइज़ के साथ विंग को देख रहा था। विंग कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो साया कहता है कहीं मत जाओ, तुम मेरे हो, मत जाओ, मत जाओ। विंग कहता है मुझे जाने दो। वो साया कहता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, भले ही मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कहकर वो अपना हाथ उठाता ही है कि तभी उसके ऊपर कुछ आता है। वहाँ पर मास्टर कुरैन और कुछ प्रीस्ट आ गए थे, जिन्होंने उस साये पर एक अलग तरीके का पानी यूज़ किया था, जिसकी वजह से वो साया तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ, मास्टर कुरैन विंग के पास आते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो ना। विंग कहता है हाँ। मास्टर कुरैन विंग का हाथ पकड़कर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो विंग को अपने साथ एक जगह पर लेकर आते हैं और विंग से कहते हैं जाओ वांग जी के साथ वहाँ पर खड़े हो जाओ। विंग वांग जी को देखता है जो कि वहाँ घायल था। विंग जल्दी से जाता है और वांग जी से कहता है वांग जी तुम ठीक हो ना। विंग को देखकर वांग जी विंग के चेहरे को पकड़ता है, कहते हैं हाँ तुम ठीक हो ना, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। विंग कहता नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मास्टर कुरैन विंग से कहते हैं विंग वांग जी खड़े हो जाओ, शुरू करो। तो सारे प्रीस्ट भी कहते हैं सब कुछ तैयार करो, सब रेडी हो जाओ। सारे रेडी थे। विंग और वांग जी भी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। एक प्रीस्ट उनके पास आकर अब वेडिंग रिचुअल्स को करना स्टार्ट करता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वो कुछ करने जाते, तभी वो साया एक भयानक रूप लेकर हवा से उड़ता हुआ विंग और वांग जी के पास ही आ रहा था कि तभी मास्टर कुरैन उसे रोकते हैं, उस पर पानी डालते हैं। सारे ही प्रीस्ट अपने हाथों में से क्रॉस लेकर उसके आगे खड़े हो जाते हैं। तभी मास्टर कुरैन कहते हैं शुरू करो। वो प्रीस्ट जो कि रिचुअल को स्टार्ट करता है। सभी लोग उस साया को अपनी शक्ति से रोक रखे थे। वो साया कहता है नहीं, छोड़ो मुझे विंग। पर विंग और वांग जी कोई भी उस साये की नहीं सुनता। वांग जी कहता है जल्दी करो। विंग कहता है हाँ। अब दोनों ही अपनी वेडिंग रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। दोनों अपने सीनियर को, अपने एंसेस्टर्स को, अर्थ हेवन को बो करते हैं। और जब लास्ट बारी आती है कि दूसरे को बो करने की, तब वो साया सारे ही प्रीस्ट को इधर उधर फेंक देता है और विंग और वांग जी की तरफ आगे बढ़ जाता है। और जल्दी से विंग के पास आने ही वाला था कि वो प्रीस्ट जो विंग के पास था वो आगे आ जाता है और कहता है अपने वेडिंग रिचुअल्स को रोको मत, करो। वो प्रीस्ट आकर उस साये को दूर करने लगता है। तब तक विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ झुक कर अपनी वेडिंग रिचुअल्स को कंप्लीट करते हैं। वो साया जैसे ये देखता है वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, उसकी आंखें और लाल हो जाती है और वो एक जोरदार चीख मारता है। इससे विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, अपने कानों पर हाथ रख लेता है। वांग जी विंग को हक कर लेता है और कहता है विंग डरो मत विंग। साया कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वांग जी। इतना कहकर वो साया विंग और वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। वो साया अब सीधा जाकर वांग जी की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे कसकर दबाने लगता है। विंग ये देखता है और उस साया की तरफ जाता है। वो कहता है छोड़ो मेरे हस्बैंड को, छोड़ दो। वो साया विंग की तरफ देखता है और वांग जी को दूर फेंककर विंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसे उसके कंधे से पकड़ता है और कहता है ये तुमने क्या किया विंग, ये तुमने क्या किया, तुमने गलत किया। तभी विंग कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरा है, मैं उसका हूँ, वो मेरा हस्बैंड है और तुम कुछ नहीं हो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। वो साया जब ये सुनता है तो वो कहता है विंग तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो। विंग कहता है मैं तुम्हें ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तभी वो शख्स कहता है तुम मेरे हीलिंग पैट्रियार्क हो। तभी विंग उस साये से कहता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, मैं जो हूँ मेरे हस्बैंड का, और मेरा हस्बैंड वांग जी है। खबरदार अगर तुमने मेरे हस्बैंड को कुछ किया तो। विंग ये सब कह रहा था। वो साया जो कि विंग को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो कहता है नहीं विंग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इतना कहकर वो विंग पर हमला करने ही वाला था कि तभी विंग
अपने पीछे से एक नाइफ निकालता है और उसके दिल में सीधा वार करता है। वो साया जो कि चौंक गया था विंग के हाथों में वो खंजर देखकर। ये खंजर विंग को लैंड कुरैन ने दिया था। ये खंजर उस समय के प्रीस्ट जब वैंशु की मौत हुई थी उन सभी ने मिलकर वैंशु की हड्डियों से बनाया था और विंग ने उसी हड्डियों से बने खंजर को वैंशु के दिल पर वार किया था, क्योंकि ये काम विंग ही कर सकता था। इसीलिए मास्टर कुरैन ने विंग को कहा था कि सही समय आने पर उसे ये करना होगा और उस समय उसे घबराना बिल्कुल नहीं है। और विंग ने आखिरकार ये कर दिया। वैंशु जब विंग को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है विंग, और इतना कहने के बाद वो गायब हो जाता है। तभी वैंशु गायब होता है, विंग की आंखों से भी आंसू लुढ़क जाते हैं। तभी उसे आवाज़ आती है विंग। जैसे ही विंग पीछे मुड़ता है वो जल्दी से वांग जी के पास भाग कर जाता है और कहते हैं तुम ठीक हो ना। वांग जी कहता है तुम्हारा शुक्रिया विंग, तुमने मुझे बचा लिया। विंग जो कि वांग जी को हक कर लेता है। और अब यहाँ से सीन पलटता है और हमें कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है। वेंचिंग जो कि फाइनली उसी जगह आकर रुकी थी जहाँ विंग रहता है, यानी कि लैंड मैंशन। वेंचिंग अंदर जाकर डोर नॉक करती है तो डोर एक पर्सन ओपन करता है। वो वहीं का केयर टेकर था। वेंचिंग उसे हेलो कहती है और कहती है कि वो विभूषण से मिलना चाहती है। वो केयर टेकर कहता है कि यहाँ पर कोई विभूषण नहीं रहता। वेंचिंग कहती है क्या मतलब है? वो यहीं रहता है, वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, वो शंघाई से यहाँ आया है, वो यहीं पर रहता है मास्टर कुरैन के साथ। तभी वो केयर टेकर कहता है तुम ये क्या कह रही हो? मास्टर कुरैन को मरे तो 2 महीने हो गए हैं। वेंचिंग ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है क्या? तभी वो केयर टेकर कहता है हाँ, ये जगह उन्हीं की थी, वो यहाँ पर अक्सर आया करते थे, पर पिछले 2 महीने से वो यहाँ नहीं आए और मुझे पता चला कि 2 महीने पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। तभी वेंचिंग कहती है पर ऐसा कैसे हो सकता है? विंग वो यहाँ उन्हीं के साथ रहता था पिछले 1 महीने से, आपने उसे देखा नहीं? तभी केयर टेकर कहता है जब यहाँ पर मास्टर कुरैन ही नहीं है तो उनके साथ कोई लड़का कैसे रह सकता है? मैं तो खुद यहाँ पर कल ही आया हूँ, मैं भी यहाँ नहीं था। ये इसके देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। मैं कुछ समय की छुट्टी लेकर अपने गांव गया था और गांव से करीब मैं 1.5 महीने बाद लौटा हूँ। तो जब मैं यहाँ था ही नहीं, ये जगह पूरी तरीके से बंद थी, तो फिर यहाँ कोई कैसे आ सकता है? तुम ये क्या कह रही हो बच्ची? मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें, तुम यहाँ से जाओ। तभी बहनजी कहती है ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? वो यहीं पर था, वो यहाँ की जिंगशी में रहा करता था। तभी वो केयर टेकर हंसता और कहता है तुम ये क्या कह रही हो? जिंगशी वो तो लाखों साल पहले हुआ करती थी, जब ये एक सेक्ट हुआ करता था। उसके बाद से तो वो जिंगशी यहाँ पर है ही नहीं। जिंगशी तो कब की ख़त्म हो चुकी है। यहाँ बस यही एक घर है, बाकी सारी तरफ तुम देख सकती हो सिर्फ जंगल है। वेंचिंग कहती है पर ऐसा कैसे हो सकता है? विंग ने मुझे कहा था वो यहाँ रहता है और यहाँ की जिंगशी में रहता है। आप लांग वांग जी को बुलाइए, मुझे उससे मिलना है। तभी वो केयर टेकर कहता है कौन लांग वांग जी? तुम किसकी बात कर रही हो? तभी वेंचिंग कहती है मैं उसकी बात कर रही हूँ जो यहाँ रहता है, मास्टर कुरैन का नेफ्यू। तभी वो केयर टेकर कहता है पर मास्टर कुरैन का तो एक ही नेफ्यू है, वो है लान सिचन, जो कि गुसू के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है और वो यहाँ नहीं रहते, वो अलग रहते हैं। वेंचिंग कहती है पर ऐसा कैसे हो सकता है? वेंचिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो केयर टेकर कहता है देखो बच्ची, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इतना कहकर केयर टेकर रूम बंद कर लेता है। वेंचिंग जो कि कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? वो उसे अच्छी तरीके से याद है, विंग ने कहा था कि वो यहीं रहता है, यहीं रहता है। फिर एक ही रात में सारी चीजें गायब कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? वेंची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर दूसरी तरफ विंग, जिसके चेहरे पर खूब पसीना था, उसकी पूरी बॉडी नेकेड थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे और वो काँप रहा था।
डर के मारे काँप रहा था। उसके ऊपर एक शख्स था जिसकी आंखें लाल थी और वो विंग से कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया और अब तुम मेरे हुए, इस हंग चुन के हुए। इतना कहकर वो शख्स जिसकी आंखें लाल थी, उसके चेहरे पर काफ़ी सारे क्रीपी से निशान थे। उसने विंग को एक डरावनी स्माइल के साथ देखी। विंग और भी ज़्यादा काँप गया और उस पर्सन ने विंग के गर्दन में अपने फेस को ले जाकर अपने दांतों को विंग की स्किन पर बड़ी ही बेरहमी से गड़ा दिया और विंग की ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आई और यहीं पर ये एफएफ ख़त्म होता है। तो चलिए गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब एक न्यू स्टोरी के साथ। बाय।